नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिव्या ज्ञान कहानियां में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ बहू और सास के रिश्ते की नहीं बल्कि एक माँ के सच्चे स्नेह और दूसरे प्यार की नई शुरुआत की कहानी है। दयालु सासू माँ और बहू का दूसरा प्यार। एक ऐसी दास्तान जहाँ एक माँ अपने बेटे के खो जाने के बाद भी अपनी बहू के लिए माँ से भी बढ़कर बन जाती है, जहाँ टूटे हुए दिल फिर से जुड़ते हैं और जहां जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीखती है। तो चलिए दिल को छू लेने वाली इस कहानी की पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। अध्याय 1। शीतल की शादी और नया घर। शीतल एक मध्यम वर्गीय, सुसंस्कारित और आत्मनिर्भर लड़की थी। उसके जीवन के हर पहलू में संतुलन था। पढ़ाई में अव्वल और घर के कामों में निपुण। उसके पिता रामनिवास जी एक सरकारी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। उनका चेहरा हमेशा गंभीर रहता था, लेकिन दिल में अपार ममता और अनुशासन का मिश्रण था। वहीं उसकी माँ सुमित्रा देवी एक बेहद सहनशील, धैर्यवान और स्नेह से भरी हुई स्त्री थी, जो दिन रात अपने परिवार की सेवा में लगी रहती थी। शीतल का बचपन प्यार और अनुशासन के बीच पला बढ़ा था। उसने माँ से सब्र और सेवा सीखी थी और पिता से ईमानदारी व मेहनत। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जब माँ रसोई में सब्जी काटती या दाल छौंकती तो शीतल चुपचाप उनके पास बैठ जाती और सीखने लगती कैसे घर को संभाला जाता है, कैसे हर रिश्ते को समय और स्नेह चाहिए होता है। जब उसकी उम्र शादी के योग्य हुई तो रिश्ते आने लगे, लेकिन सुमित्रा देवी और रामनिवास जी किसी ऐसे घर की तलाश में थे जहां उनकी बेटी को सिर्फ बहू नहीं, बेटी माना जाए। फिर एक दिन एक रिश्ता आया, राहुल नामक युवक का। राहुल एक सफल व्यवसायी था जिसकी अपनी कपड़ों की चेन थी। हैंडसम, पढ़ा लिखा और व्यावहारिक सोच वाला युवक। उसकी माँ सविता देवी एक विधवा थी जो पिछले 10 वर्षों से अकेले ही अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रही थी। उन्होंने राहुल को सिर्फ पैसे कमाने नहीं सिखाया, बल्कि इंसानियत और रिश्तों की कद्र करना भी सिखाया। शीतल और राहुल की मुलाकात एक सादा लेकिन सजीव सी लगने वाली रसोई में चाय के कप के साथ हुई थी। बातचीत के कुछ ही पलों में दोनों की आंखों में एक अलग सी चमक थी, जैसे दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया हो। राहुल ने शीतल से उसकी पसंद पूछी थी और जब शीतल ने मुस्कुराकर कहा था, पकौड़े की खुशबू बारिश में और माँ की गोदी में सुकून, तो राहुल हंस पड़ा था और वहीं उसने मन ही मन तय कर लिया था, यही है मेरी हमसफर। शादी बहुत ही सादगी और शालीनता से हुई। कोई दिखावा नहीं, बस अपनों का साथ, खुशियां और आशीर्वाद। जब शीतल पहली बार अपने ससुराल आई तो उसके मन में अनगिनत भावनाएं थीं। एक अनजाने घर, नए रिश्ते और नए जीवन की शुरुआत। लेकिन जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सविता देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब से ये तेरा ही घर है बेटी। उस एक वाक्य में ऐसा अपनापन था कि शीतल की आंखें भर आईं। सविता देवी के व्यवहार में कहीं भी औपचारिकता नहीं थी। वो हर बात में अपनेपन और ममता का रंग भर देती थी। उन्होंने कभी भी शीतल को बहू कहकर नहीं पुकारा, हर समय सिर्फ बेटी। सुबह उठने पर प्यार से चाय देना, उसके सिर पर हाथ फेरना और छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते हुए कहना, अरे ये काम तो मेरी शीतल को आता ही होगा। राहुल और शीतल की जोड़ी जैसे किसी दुआ का असर थी। दोनों के बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक गहरा समझदारी और सम्मान का रिश्ता था। राहुल न सिर्फ अपने काम में व्यस्त रहता, बल्कि जब भी समय मिलता शीतल के साथ रसोई में चला आता। कभी प्याज काटता, कभी आटा गूंथता और सबसे ज्यादा मजा उन्हें पकौड़े बनाते समय आता था। बाहर बारिश हो रही होती और अंदर किचन में चाय की खुशबू, पकौड़ों की सौंधी खुशबू और दोनों की खिलखिलाहट, मानो वो पल किसी फिल्म के रोमांटिक सीन से कम नहीं होते। हर दिन उनके जीवन में एक नई खुशी लेकर आता। शीतल अब सिर्फ बहू नहीं थी, वो उस घर की रौनक बन चुकी थी और सविता देवी के लिए वो एक बार फिर से बेटी का प्यार पाने जैसा अनुभव था। अध्याय 2। हादसा। एक पल में सब कुछ बदल गया। विवाह के बाद जीवन जैसे खुशियों की पगडंडी पर चल पड़ा था। राहुल और शीतल की दुनिया छोटी थी, मगर उसमें प्रेम की कोई कमी नहीं थी। हंसी मजाक, साथ मिलकर खाना बनाना, देर रात तक एक दूसरे की आंखों में खो जाना, जैसे हर दिन एक नई कहानी कहता था।
सविता देवी भी अपने बेटे और बहू को देखकर संतोष और सुकून महसूस करती थी। उन्हें लगता था कि जैसे वर्षों का अकेलापन अब भर चुका है। एक सुबह की बात है जब राहुल चाय पीते हुए शीतल से मुस्कुराकर बोला, आज दुबई जाना है, 3 दिन में वापस आ जाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ खास लाऊंगा, तैयार रहना। शीतल ने शरारती अंदाज में पूछा, कुछ खास मतलब? राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राज है, लेकिन जब लौटूंगा तो तुम्हारी मुस्कान सबसे पहले चाहिए। शीतल ने भी मुस्कुराकर कहा, वादा रहा, तुम्हारी मुस्कान के बिना ये घर अधूरा लगता है। राहुल के जाने के बाद घर में कुछ खालीपन तो था, लेकिन 3 दिन की बात थी। फिर वही रौनक, वही आवाजें लौट आने वाली थीं। शीतल ने सविता देवी के साथ घर के कुछ कामों में खुद को व्यस्त रखा। वो दिन की शुरुआत राहुल के फोन कॉल से करती और रात को उसके मैसेज पर मुस्कुराकर सो जाती। पर तीसरे दिन दोपहर में जबकि घंटी बजी और एक अनजान नंबर से कॉल आया तो किसी ने फोन उठाया। दूसरी ओर से एक गंभीर आवाज आई, क्या आप राहुल जी के घर से बोल रहे हैं? सविता देवी ने कहा, जी हाँ, आप कौन? मैं भारतीय दूतावास से बोल रहा हूं। हमें खेद है, दुबई में हुए एक सड़क दुर्घटना में राहुल जी की मृत्यु हो गई है। हम उनकी बॉडी भारत भिजवा रहे हैं। वो शब्द जैसे समय को थाम कर खड़े हो गए। शीतल जो कमरे में खड़ी थी, आवाज सुनते ही वहीं थम गई। उसके हाथ से कप गिरा, आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने सविता देवी की ओर देखा। उनकी आंखें भी आश्चर्य और पीड़ा से फैल गई थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शीतल की आवाज कांप रही थी, राहुल, मेरा राहुल। वो वहीं जमीन पर बैठ गई, जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसकी आंखों से आंसू नहीं, बल्कि एक सन्नाटा बह रहा था। रोना भी मानो भूल गई थी। सविता देवी उसे पकड़ने दौड़ी, उसे सीने से लगाया और खुद भी बिखर गई। मेरे लाल को क्या हो गया? ओ भगवान, तूने मेरा सहारा भी छीन लिया। उनका रोना शीतल की चुप्पी को चीरता चला गया। घर की हर दीवार, जो कभी राहुल की हंसी से गूंजती थी, अब खामोश खड़ी थी। वो दीवारें जो उसकी बातों से मुस्कुराया करती थीं, अब केवल सिसकियां सुन रही थी। राहुल की तस्वीर जब घर आई, माला से सजी हुई, तो वो मुस्कुराती आंखें जैसे जिंदा सी लग रही थीं। शीतल तस्वीर के पास बैठकर बस अपलक देखती रही। क्यों गए राहुल? तुमने वादा किया था कि लौटोगे मेरी मुस्कान लाने। खुद मेरी सारी खुशियां ले गए। सविता देवी अब एक बार फिर अकेली थी, लेकिन इस बार उनका दर्द दोगुना था। उन्होंने अपने बेटे को खोया और अपनी बहू को टूटते हुए देखा। उन्होंने शीतल के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, अब हम एक दूसरे का सहारा हैं। तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। लेकिन समय थमा हुआ था। शीतल की आंखों में अब वो चमक नहीं थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी और राहुल की यादें हर कोने से झांकने लगी थी। एक पल ने सब कुछ बदल दिया था। अध्याय 3। सासू मां का सहारा राहुल के जाने के बाद जैसे समय ने चलना बंद कर दिया था। घर के हर कोने में एक वीरानी सी छा गई थी। न रसोई से हंसी की आवाजें आती थीं, न शाम को गेट की घंटी बजती थी। शीतल दिन भर चुपचाप एक कोने में बैठी रहती, ना कुछ खाती, ना किसी से बात करती, बस राहुल की तस्वीर को देखती रहती। कभी रोती, कभी बस उसे देखते हुए गुमसुम रह जाती। समाज ने अपनी पुरानी आदतों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। औरतें कहने लगीं, अरे अब तो विधवा हो गई है, इतने जवान उम्र में बेचारी क्या करेगी? सासू मां को भी अब समझदारी दिखानी चाहिए। घर में जवान बहू को संभालना आसान नहीं। ये शब्द जैसे खंजर बनकर हवा में तैरते थे, लेकिन सविता देवी ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस अपनी बहू को अपने आंचल की छाया में ले लिया। रोज सुबह जब शीतल आंखें मलते हुए उठती, तो सविता देवी पहले से चाय बनाकर उसके पास आ बैठती। बड़े प्यार से कहती, लो बेटी, अदरक वाली चाय बनाई है, तेरे जैसी तेज और गर्म। और फिर हल्की सी मुस्कान उनकी थकी हुई आंखों में तैर जाती। वो शीतल के बालों में कंघी करती, कभी धीरे धीरे उसके सिर में तेल लगाती और कहती, तेरे बाल अब भी वैसे ही चमकते हैं जैसे तेरे मन की मासूमियत। दिन में कई बार रामायण या तुलसीदास की चौपाइयां पढ़कर उसे सुनाती, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। और फिर उसकी ओर देखती
बेटी, राम ने भी जीवन में दुहक देखे थे, लेकिन कभी हार नहीं मानी। तू क्यों माने? शीतल चुप रहती, मगर उसकी आंखें भीग जाती। एक दोपहर जब बरसात हो रही थी और बाहर हल्की ठंडी हवा बह रही थी, सविता देवी ने शीतल को पास बिठाया। उन्होंने राहुल की तस्वीर की ओर देखा, फिर शीतल की आंखों में झांकते हुए कहा, बेटी, दुख बांटने से कम होता है, और अगर तू मेरी बेटी है तो मैं तुझे यूं टूटने नहीं दूंगी। अगर मैं तेरी सासू मां हूं तो मेरा फर्ज है कि तुझे फिर से जीना सिखाऊं। उनके इन शब्दों में सिर्फ शब्द नहीं, एक मां का गहरा संकल्प था, ऐसा संकल्प जो जन्म नहीं, रिश्ता निभाने से बनता है। शीतल ने पहली बार उस दिन धीरे धीरे मुस्कुराने की कोशिश की। होंठ कांपते हुए थोड़ा से ऊपर उठे थे और आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो मुस्कान पूरी नहीं थी, लेकिन वो शुरुआत थी। सविता देवी ने उसकी हथेली थाम ली और कहा, यही है मेरी जीत। तेरी मुस्कान वापस लाकर ही अब चैन से मरूंगी। उस दिन के बाद जैसे घर की हवा में थोड़ा रंग घुलने लगा। शीतल अब धीरे धीरे रसोई में झांकने लगी, बालों में कंघी करने लगी। मंदिर की घंटी की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। सविता देवी हर दिन उसके दिल के घावों पर ममता का मरहम रखती रहीं, और धीरे धीरे टूटे हुए सपनों के बीच से एक नया रिश्ता उगने लगा, माँ और बेटी का, जो अब एक दूसरे का सबसे मजबूत सहारा बन चुकी थी। अध्याय 4। जिंदगी फिर मुस्कुराई। 1 साल बीत गया था। समय ने भले ही राहुल की यादों को धुंधला न किया हो, लेकिन शीतल ने उस दर्द से निपटना सीख लिया था। वो अब भी हर सुबह राहुल की तस्वीर के सामने दीप जलाती, लेकिन अब आंखों में आंसू नहीं, एक शांत मुस्कान होती, मानो कह रही हो, मैं कोशिश कर रही हूं जीने की, तुम्हारे बिना भी। सविता देवी के साये में उसे जीने की ताकत मिली थी, और अब उन्होंने ही उसे समझाया था, बेटी, दुख में जीना भी एक हिम्मत है, और तू हिम्मती है। इन्हीं शब्दों ने शीतल को एक बार फिर जिंदगी के रंगों की ओर देखने की प्रेरणा दी। एक दिन सविता देवी ने उससे कहा, तू बच्चों को बहुत प्यार करती है, क्यों ना किसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दे। शीतल को जैसे यही राह चाहिए थी, अपने भीतर की खाली जगह को किसी नन्हे मुस्कान से भरने की। कुछ ही हफ्तों में उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। वह अब प्राथमिक कक्षा की हिंदी शिक्षिका बन गई। छोटे छोटे बच्चों की मासूम शरारतें, उनकी तोतली बातें और नटखट सवालों ने उसके जीवन में फिर से उजाला भरना शुरू कर दिया। उसी स्कूल में उसकी मुलाकात हुई आदित्य से, स्कूल का हिंदी शिक्षक। वो लंबा सौम्य व्यक्तित्व लिए हुए एक शांत इंसान था। उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं, उनमें एक गहराई थी और साथ ही एक चुप्पी भी। शुरू में शीतल बस औपचारिक बातें करती रही, लेकिन समय के साथ आदित्य की बातों में एक अपनापन सा महसूस होने लगा। वो अक्सर कहानियां सुनाते सुनाते शीतल से पूछ बैठता, आपको भी लगता है कि शब्दों में जादू होता है? शीतल मुस्कुरा देती, हाँ, कभी कभी शब्द वो कह जाते हैं जो हम बोल नहीं पाते। धीरे धीरे कॉफी ब्रेक, स्टाफ मीटिंग्स और लंच के समय की छोटी छोटी बातचीत ने 2 टूटे हुए दिलों को एक अनकहे रिश्ते की डोर में बांधना शुरू कर दिया। एक शाम आदित्य ने बड़े ही सहज स्वर में कहा, शीतल जी, मेरी पत्नी को गए 4 साल हो चुके हैं। कैंसर ने उसे छीन लिया। तब लगा था कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन अब जब आपसे बात करता हूं तो लगता है जैसे कहीं कुछ बाकी है, कुछ नया, कुछ कोमल, कुछ जीने लायक। शीतल के दिल में एक हलचल सी मच गई। वो भावुक हो गई, पर खुद को संभालते हुए बस इतना बोली, मैं भी बहुत कुछ खो चुकी हूं, लेकिन आपने जो कहा वो महसूस किया है मैंने भी। शायद सच में जिंदगी खत्म नहीं होती, बस रुक जाती है कुछ देर के लिए। उस दिन दोनों ने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ अनकहा भी रह गया। पर जैसे ही शीतल घर पहुंची, एक सवाल मन में बार बार दस्तक देने लगा, अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो क्या सासू मां स्वीकार करेंगी? उसके मन में डर था, अपराध बोध था कि कहीं वो राहुल की यादों को धोखा तो नहीं दे रही, और सविता देवी, जिनके लिए वो बेटी बन चुकी थी, क्या वो उसे फिर किसी और की पत्नी बनते देख पाएंगी? रात भर शीतल करवटें बदलती रही। आंखें खुली थीं, पर नींद दूर थी। उसके जीवन में फिर से फूल खिलने लगे थे, पर वो अब भी डर रही थी कि कहीं कोई कांटा ना चुभ जाए। अध्याय 5।
सच्चे रिश्ते की परीक्षा सर्दियों की एक शाम थी। हल्की हल्की धूप आंगन में बिछी थी और सविता देवी पुराने एल्बम के पन्ने पलट रही थीं। पास ही बैठी शीतल ऊनी स्वेटर बुन रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां कई बार रुक जाती, जैसे मन कहीं और था। सविता देवी ने ध्यान से देखा। शीतल के चेहरे पर अब वो गहरी उदासी नहीं थी। आंखों के नीचे की थकान हल्की पड़ गई थी। होठों पर फिर से वो धीमी मगर सच्ची मुस्कान आने लगी थी, जो उन्होंने राहुल के साथ देखा करते थे। कुछ देर चुपचाप उसे निहारने के बाद सविता देवी ने धीमे स्वर में पूछा, बेटी, एक बात पूछूं? शीतल चौंकी। हाँ माँ। सविता देवी मुस्कुराई। उनकी आवाज में स्नेह और जिज्ञासा दोनों थे। तेरे चेहरे पर फिर से वो पुरानी रोशनी लौट आई है, वो चमक जो पहले राहुल के साथ देखी थी। बता, कोई है क्या तेरे दिल में? शीतल की उंगलियां ठहर गईं, उसकी सांसें रुक सी गईं। दिल धड़कने लगा, तेज और घबराया हुआ। होंठ कांपे, लेकिन झूठ न बन सका। वो माँ थी और माँ से कोई क्या छुपा सकता है। धीरे से बोली, हाँ माँ, आदित्य है, वो भी अकेला है, एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने कभी नहीं चाहा कि आपको कोई दुख हो। मैं तो बस आपसे डरती रही। इतना कहते कहते उसकी आंखें भर आईं, लेकिन सविता देवी की आंखें शांति से चमक रही थीं। वो कुछ पल चुप रहीं और फिर जैसे कोई पुराना बोझ उतार फेंका हो, एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। उन्होंने अपना हाथ शीतल के हाथ पर रखा और बड़े प्यार से कहा, अगर तेरी मुस्कान लौट रही है तो मैं कैसे दुखी हो सकती हूँ। शीतल ने हैरानी से उनकी ओर देखा और जब कुछ बोल नहीं पाई, तब सविता देवी ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, एक माँ अपने बेटे के लिए बहू लाती है, अब बहू के लिए दूल्हा लाना चाहती हूँ। उस वक्त जैसे समय थम गया हो। शीतल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सविता देवी की गोद में सिर रख दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू सिर्फ भावनाओं के नहीं थे, बल्कि उस माँ के प्रेम की गर्माहट से पिघलते हुए बर्फ के थे, जो खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद हर ममता का धर्म निभा रही थी। उस दिन शीतल को महसूस हुआ, सासू माँ तो एक रिश्ता होता है, लेकिन माँ बनने के लिए सिर्फ प्रेम चाहिए। और सविता देवी सचमुच उसकी माँ बन चुकी थी। आंगन की धूप अब और भी सुनहरी लग रही थी। घर के पुराने फूल फिर से महकने लगे थे और जिंदगी एक बार फिर नए रंगों के साथ मुस्कुरा रही थी। अध्याय 6। समाज की बंद आंखें और खुला दिल। जब सविता देवी ने आदित्य और शीतल के रिश्ते के लिए कदम उठाया, तो उनके दिल में कोई संकोच नहीं था। वो जानती थी कि ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये दूसरा जीवन है उनकी उस बेटी के लिए, जिसने एक बार पहले अपनी दुनिया उजड़ते देखी थी। उन्होंने आदित्य के घर पहुंचकर बड़ी ही आत्मीयता से बात शुरू की। आदित्य की माँ एक गंभीर और पारंपरिक सोच की महिला थी, जो समाज की बातों को बहुत मानती थी। जैसे ही सविता देवी ने अपनी बात कही, उनके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बहू, आप कह रही हैं कि शीतल और आदित्य, लेकिन वो तो विधवा है। उनके शब्दों में ना कोई घृणा थी, ना तिरस्कार, बस एक सदियों पुराना सामाजिक डर था। वो डर जो विधवाओं को केवल सफेद रंग में कैद कर देता है। पर सविता देवी की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उन्होंने जरा भी झिझक के बिना कहा, हाँ, विधवा है, लेकिन उससे पहले वो एक इंसान है, एक औरत है। मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, और हर बेटी को दूसरा मौका मिलना चाहिए, जीने का, मुस्कुराने का, फिर से प्यार पाने का। आदित्य की माँ चुप हो गई। वर्षों की परंपराओं, सुनी सुनाई बातों और समाज के क्या कहेगा के बीच उनकी आत्मा कहीं गहराई में कांप उठी थी। उन्होंने अपने बेटे की आंखों में खुशी देखी थी और अब एक माँ की तरह वो भी उस खुशी को ठुकरा नहीं पा रही थी। कुछ दिनों तक सोच विचार चलता रहा। समाज की बातें, पड़ोस की फुसफुसाहटें, रिश्तेदारों की तिरछी नजरों की कल्पना, सब कुछ आदित्य की माँ के मन में घूम रहा था। लेकिन एक दिन सुबह आदित्य के हाथ में एक चाय का कप देते हुए उन्होंने कहा, अगर तू खुश है तो मैं भी हूं, कर लो शादी। और हाँ, शीतल को कहना, अब वो भी मेरी बेटी है। ये शब्द आदित्य के लिए जैसे कोई आशीर्वाद से कम नहीं थे। उसने माँ का हाथ पकड़कर धन्यवाद कहा, पर वो मुस्कुराए बिना न रह सका। फिर वो दिन भी आया
सादगी से भरा लेकिन भावनाओं से ओतप्रोत शादी बेहद सरल ढंग से की गई। ना कोई बैंड बाजे, ना दिखावा, ना फालतू रस्में, बस अपने अपने जीवन में जख्म झेल चुके दो लोग एक नई शुरुआत के लिए एक दूसरे के हाथ में हाथ दे रहे थे। कुछ करीबी रिश्तेदार, स्कूल के सहकर्मी और सबसे खास सविता देवी। वो सजी धजी नहीं थीं, पर उनके चेहरे की रौनक किसी दुल्हन से कम नहीं थी। जब उन्होंने शीतल का हाथ पकड़कर आदित्य के हाथ में रखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो आंसू खुशी के थे, संतोष के थे। उन्होंने धीरे से कहा, राहुल, अगर आज होता तो यही चाहता, तू अब फिर से जी सके, बस यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। और उस दिन समाज की बंद आंखें चाहे ना खुली हों, लेकिन एक मां का दिल खुल गया था और वहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई। अध्याय 7। एक नई सुबह शादी के बाद शीतल और आदित्य ने मिलकर एक नया घर बसाया। छोटा सा, लेकिन उसमें हर कोना प्यार और उम्मीद से भरा था। घर के दरवाजे पर तुलसी का पौधा था, खिड़कियों पर पीले पर्दे धूप को अंदर खींचते थे और दीवारों पर हल्के गुलाबी रंग थे, जैसे पुराने दर्दों को ढककर जिंदगी ने फिर से रंग भरने शुरू कर दिए हों। आदित्य को किताबें पढ़ना पसंद था और शीतल को अपने छोटे से गार्डन में पौधों से बात करना। सुबह शांति से भरपूर होती, आदित्य अखबार पढ़ते और शीतल चाय की प्याली लेकर खिड़की के पास बैठती। छोटी छोटी चीजें जैसे साथ में शाम की टहलील या बरसात में खिड़की के पास बैठकर पकौड़े खाना उनके रिश्ते में मिठास घोल रही थी। लेकिन जितनी भी खुशियां थीं, उन सब की जड़ एक ही जगह से आती थी, सविता देवी। हर वीकेंड बिना चूके दोनों उनके पास जाते। उनका घर अब सिर्फ एक पुरानी याद नहीं, बल्कि स्नेह, संवाद और अपनापन का मंदिर बन गया था। वो तीनों साथ बैठते, कभी रामायण के पन्ने पलटते, कभी पुराने एल्बम निकालते और कभी यूं ही हंसते हंसते शाम ढल जाती। एक रविवार की दोपहर थी, सूरज की हल्की धूप कमरे में उतर रही थी और शीतल अपनी हल्दी रंग की चुन्नी को धीरे से पेट पर रखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो मां बनने की एहसास से ही आती है। सविता देवी ने उसकी आंखों में कुछ खास देखा, एक नर्म सुकून, एक गहरा भाव। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटी क्या बात है, कुछ कहना चाहती है क्या? शीतल ने आदित्य की ओर देखा, फिर सविता देवी के हाथ पकड़ते हुए धीरे से बोली, मां, मैं मां बनने वाली हूं। कुछ पल जैसे ठहर गए, हवा रुक गई, घड़ी की टिक टिक धीमी पड़ गई। सविता देवी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके कांपते होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, बेटी। और फिर उन्होंने शीतल को अपने गले से लगा लिया, कसकर, जैसे उसे एक आलिंगन में सारी दुनिया समा जाए। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है, उन्होंने भर्राए गले से कहा। मेरा राहुल, उसका नाम मिटा नहीं, वो नए रूप में लौट आया है, इस बार तेरे आंचल में। उस दिन सिर्फ एक बच्चा गर्भ में नहीं था, उस दिन आशा जन्म ले रही थी, भविष्य मुस्कुरा रहा था और एक मां फिर से नानी बन रही थी। उस पल में जैसे हर रिश्ता और भी गहरा गया। शीतल अब बहू नहीं रही थी, वो सविता देवी की अपनी बेटी बन गई थी। और आदित्य, जो अब तक जीवन में खालीपन से लड़ रहा था, उसने उस दिन महसूस किया, अब मेरा घर पूरा है। उपसंहार, दूसरी शुरुआत। पहला प्यार जैसा वक्त बदला, पर कुछ चीजें अमर हो गईं, जैसे सविता देवी का प्रेम, उनका साहस और उनकी सोच जो समाज की सीमाओं से कहीं आगे थी। उन्होंने न केवल शीतल को एक नई जिंदगी दी, बल्कि हर उस सोच को बदलने की शुरुआत की जो विधवा शब्द को एक सजा बना देती है। उन्होंने ये साबित किया कि सासू माँ सिर्फ रिश्ते में नहीं होती, वो माँ होती है, वो दोस्त होती है, वो ढाल होती है और कभी कभी वो भगवान से भी बढ़कर होती है। वहीं शीतल ने भी दुनिया को दिखा दिया कि टूट जाना अंत नहीं है। अगर कोई आपको फिर से थाम ले, फिर से सहेज ले, तो जिंदगी दोबारा खिल सकती है। अंतिम पंक्तियां, प्यार केवल एक बार नहीं होता, कभी कभी दूसरा प्यार पहले से भी ज्यादा सच्चा होता है। और जब माँ जैसे सास का आशीर्वाद साथ हो तो हर दुख छोटा लगता है और हर खुशी अनमोल हो जाती है। क्या आप भी भावुक हो गए? क्योंकि हमने देखा एक सासू माँ का ऐसा रूप जो समाज की सोच से कहीं ऊपर है। सविता देवी ने साबित कर दिया कि माँ वही नहीं जो जन्म दे, माँ वो भी होती है
जो दर्द में भी संबल बने। और शीतल की कहानी ने दिखाया कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस नया मोड़ लेती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। क्योंकि कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, कभी कभी वो जिंदगी बदल देती है।